नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे आज से। बहुत दिनों की कोशिश के बाद में मैं कुछ अच्छा कंटेंट अच्छे रूप में आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूं। बहुत दिनों तक आपको पेन पेपर में ये सब करवाता रहा और उसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं आया। मैं समझ सकता हूँ, आपकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि जब सुविधाएं बहुत ज़्यादा हमें मिलने लगती हैं और उस कंडीशन में फिर हमें इस तरह की सुविधाएं मिलें तो ये कोई सुविधा होती ही नहीं है। ये तो ऐसा है कि चलो काम चल रहा था और हमें जब बहुत अदर प्लेटफॉर्म्स में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो फिर हम ऐसी चीज़ों पर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो चलिए, मैंने बहुत कोशिश किया और इस कोशिश में इसमें बहुत मेहनत लगती है। कम से कम 8-10 घंटे में सब स्लाइड्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। फिर भी मैं आपको एक ये कह सकता हूँ, दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जो मैं अलजेब्रा या जो भी आगे वीडियोस लेकर के आऊँगा, इसके बाद आपको किसी भी टॉपिक को कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ यहाँ। ना तो आपको किसी भी चीज़ का पैसा देना है, ना कुछ करना है। बस आपका महत्वपूर्ण समय देना है, जो कि अभी आपके पास में है, पर्याप्त है। तो हमारा प्लान ऐसा रहेगा कि मैं एक दिन छोड़ करके वीडियो लेकर के आऊँगा। जैसे आज ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा तो कल फिर नहीं आएगा, फिर परसों आएगा। एक एक दिन के अल्टरनेट डेज पर हम ये काम इसलिए करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो वो आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएँ, वो आप बहुत अच्छे तरीके से करें। तो कम से कम आज जैसे आप पढ़ें, आज आप नोट्स बनाएं, तो कल का टाइम आपका रहेगा कि इसको आप रिवीजन कर लें, इसको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें। और अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं शीट बना करके उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा कि जैसे मान लीजिए टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसको हम उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस शीट भी मैं दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। आपने अगर थोड़ा सा भी जज किया होगा, थोड़ा सा भी गौर किया होगा, तो मैं जब से इस फील्ड में आया, जब से मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में आया हूँ, तो वन बाय वन करके आपके लिए कुछ अच्छा ही करता जा रहा हूँ। मैंने टेस्ट कंडक्ट कराए, कई लोगों ने दिया, कई लोगों ने नहीं दिया, वो उनकी मर्जी थी। और हो सकता है कि अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहे होंगे तो नहीं भी दिया, तो कोई उसमें इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, आप उन पेपर्स को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके और आप उनको पढ़ सकते हैं। एज अ प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर सकते हैं, एज अ टेस्ट पेपर आप पढ़ सकते हैं, जैसा आप चाहें उसको कर सकते हैं। तो चलिए, हम जो अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं उसको आप समझ सकते हैं कि क्या है ये। कंप्लीट अलजेब्रा फॉर एसएससी एग्जाम्स। किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जिसका सबसे टॉप बॉडी एसएससी सीजीएल है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और मैक्सिमम लोग सीजीएल की कोशिश करते हैं, है ना, तैयारी करते हैं। भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको इंस्पेक्टर से नीचे बनना है? कोई चाहता है कि हम डी ग्रुप में जाए? सबको ऑफिसर ही बनना है, सबको इंस्पेक्टर ही बनना है। तो आप ये समझ लो कि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको उस लेवल का प्रयास भी करना पड़ेगा। तो चलिए, हम इधर उधर की बातें करते रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। आज हम काम की बातें करते हैं। तो आपने देखा कि कंप्लीट एसएससी एग्जाम्स के लिए मैं अलजेब्रा लेकर के आ रहा हूं। इसमें पूरा ए टू जेड ऐसी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी, आई गारंटी कि आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म में जा कर के आप पढ़ करके देख लीजिएगा, फिर आप यहाँ कंपेयर कर लीजिएगा। मैं ऐसी बहुत सी ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें, हर एक पॉइंट में आपसे डिस्कस करूंगा। कोई भी एक से एक सिंगल चीज भी नहीं छूटने वाली है ना। कि मैं आपको बोलूं कि नहीं भैया ये इसका मेरा ये ऐप है, मेरा वो है, मेरी कोचिंग, कोई मतलब नहीं है। हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, कोई पॉलिटिक्स की बातें नहीं करना है, फालतू की बातें नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये पूरी लेक्चर की सीरीज को प्रॉपर तरीके से देख लिया तो आपको कहीं कभी भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए, देर ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या कवर होगा? तो सीजीएल कवर होगा, और आप जानते हैं कि अगर सीजीएल कवर होगा कहां से? प्री टू मेंस लेवल। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि अगर मैंने बोला कि सीजीएल कवर होगा प्री से लेकर के मेंस तक का, तो आप जानते हैं कि इसमें सीपीओ तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, सीएचएसएल तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इससे टफ नहीं होंगे, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, मेंस लेवल कवर करने वाले हैं। तो बहुत जीरो से उठाएंगे, अलजेब्रा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे। और आज आप जानेंगे कि पॉलिनोमियल का जन्म कैसे हुआ, बहुपद कहां से आया। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास रहेगी और मैं
इंग्लिश में अगर यहाँ पर मैटर होगा तो मैं उसको हिंदी में प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ पाएँ और उसको आप नोट कर पाएँ। तो अब देखिए इसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। मैं इसका वेटेज की बात करूँ तो एसएससी सीजीएल में या एसएससी में इसका 8 से 10% का वेटेज है। मतलब कैसे, देखिए सीजीएल में प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। मतलब ये आपका अगर इससे आपने कवर कर लिया तो प्रीलिम्स में आपके लगभग 6 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, मेंस में इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस में इसके लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये डेटा बिल्कुल कंफर्म नहीं होता, कभी 9, कभी 10, कभी 11 भी हो सकते हैं, कभी 7 ही आएंगे। लेकिन हम अगर एवरेज देखें तो 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 नंबर। और आप समझते हैं कि पॉइंट में मार्क्स भी सिलेक्शन रोक देता है, तो ये तो 20 नंबर बहुत होता है ना। सीपीयू की हम बात करते हैं तो देखिए प्रीलिम्स में 4 से 5 क्वेश्चन इसके आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पर जो पेपर होता है वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी 5 नंबर आप समझ के चलो। ठीक है, तो ये प्री में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। मेंस में आप जानते हैं कि सीपीयू में मैथ्स नहीं होता है, सिर्फ इंग्लिश होता है, तो यहाँ पर मेंस की हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। मतलब यहाँ भी आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो आजकल 4 से 5 क्वेश्चन देने लगा है, चाहे आप एमपीएसआई की बात करो, चाहे व्यापम की बात करो, या कोई भी एग्जाम की बात करो। ठीक है, जहाँ भी अलजेब्रा का वेटेज है वहाँ 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन मतलब ये 5-6 नंबर आपके फिक्स हो रहे हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे आगे हम ये देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या कंटेंट कवर करना है। तो कंटेंट आप देख रहे हैं कि हमें क्या क्या कवर करना है। यहाँ से पॉलिनोमियल, क्या क्या कंटेंट कवर होगा, इसमें से पॉलिनोमियल कवर होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल हिंदी में मैं देखिए इसका मतलब बता दूं आपको, बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद होता है। अभी सिर्फ आपको मीनिंग जानने की जरूरत है। हिंदी वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इंग्लिश में क्या लिख दिया। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, कहाँ से आया। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये क्या है भाई, ये आप जानते हैं कि जैसे x+1/x, ठीक है, इक्वल टू आपको 3 दे दिया, और आपसे बहुत सारी वैल्यूज पूछ लेता है। इस तरह से यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ है और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो ये हम कहाँ से सॉल्व करते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से इन चीज़ों को हम फाइंड करेंगे और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। तीसरी बात आती है लॉजिकल कंसेप्ट। लॉजिकल कंसेप्ट का मतलब होता है कि आपने सुना होगा कि एल्जेब्रा मैक्सिमम 0 और 1 पर बेस्ड होता है, यानी 0 वैल्यू पुट करो, 1 वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो उसके लॉजिकल कंसेप्ट होते हैं। कई जगह हम a बराबर b बराबर c रख सकते हैं, x बराबर y बराबर z रख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट हम इस पूरे लॉजिकल कंसेप्ट वाले पोर्शन में कवर कर लेंगे। वैल्यू पुटिंग क्या है, वैल्यू पुटिंग जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई कहाँ पर हम, जैसे मैं आपको बोलूं कि x+y+z बराबर आपको मान लीजिए 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये समीकरण है ना, एक समीकरण है और 3 वेरिएबल हैं। एक समीकरण और 3 वेरिएबल, तो मैं 2 किन्हीं भी वेरिएबल्स को कुछ भी मान सकता हूं, अपने मन से मान सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्यों कर सकते हैं, तो ये जो वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट है वो हम यहाँ चौथे टॉपिक में सीखेंगे। और जो 5वां है वो मिसलेनियस है, और मिसलेनियस का मतलब आप समझते हैं कि विविध। इसमें क्या क्या कवर होगा, इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंस और ये सारे प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चन लिए हुए होंगे वो हम सब मिसलेनियस में कवर करेंगे। आप ये समझो कि इस टॉपिक में पूरी तरह से इस लेक्चर की सीरीज में लगभग आपके पास में 300 से 400 क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम देखते हैं आगे इसमें और क्या है। तो देखें, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल पूरे फोकस के साथ में बैठ जाइए कि आपको इधर उधर अब डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, किसी का फ़ोन नहीं आए, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। जैसा आप क्लास में पढ़ते थे ना, आपको वैसे ही अच्छे तरीके से पढ़ना। तो देखिए एलजेब्रा क्या होता है,
आपको याद होगा कि मैं हमेशा क्लास में क्वेश्चन पूछता था, जैसे हम पूछे परसेंटेज क्या होता है, तो लोगों का जवाब होता है हमेशा प्रतिशतता होता है। तो अगर हम अलजेब्रा पूछते हैं तो उनका उनका कहना हमेशा यही होता है कि भाई ये बीज गणित है ना। बहुत अच्छी बात है, आपकी मीनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा सिर्फ काम मीनिंग से नहीं चलने वाला है। आपको समझना है कि व्हाट इज अलजेब्रा, ये है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज लेटर्स एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। इस बात को समझिए कि जो बीज गणित है वो गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए अक्षरों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान से आप समझो कि अक्षर और प्रतीक क्या चीज होती है। तो भाई अक्षर क्या है, अक्षर आप जानते हैं, ए बी सी से लेकर के कहां तक, आप जेड तक कहीं भी चले जाओ, है ना। प्रतीक क्या है, गिनती, कुछ भी, 1 2 3 4, 4/5, कुछ भी चीजें ऐसी कांस्टेंट जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई, है ना। अभी आप देखते हैं, अब आगे और देखें। देखिए मैंने आपको बोला कि लेटर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेटर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, चर राशि, है ना। अभी हम आगे समझेंगे चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ आपको कि लेटर का मतलब क्या हुआ भाई, लेटर का मतलब होता है चर, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर, है ना, जिसको हमने अभी सिंबल वर्ड यूज किया था। ठीक है, जिसको हमने अभी सिंबल शब्द यूज किया था। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर होता है, और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, चर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है भाई, आप गिनती जानते हैं वही कांस्टेंट है, और आप एबीसीडी यानी अल्फाबेट्स जानते हैं वही क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाया हुआ कि देखिए सबसे पहले हम कांस्टेंट जानेंगे, फिर वेरिएबल्स जानेंगे, फिर इन दोनों को मिला देंगे, और जैसे इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है बीजीय व्यंजक। क्या होता है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो भाई बीजीय व्यंजक क्या है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ है, किसके माध्यम से, प्लस माइनस के माध्यम से, है ना, गुणा भाग इनके माध्यम से बना हुआ है, वही क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहां देखिए ये लिखा है x³ + 2x² + 3x, है ना, ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ भी आपके मन में जो भी आए आप सोच लो, वही है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरी बात लिखी है 2x⁵/7 है, 5/7, 5/7 + 3x + 2, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, फिर आता है क्या, पॉलिनोमियल्स, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी घात, है ना, या जिनकी घात सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, पूर्णांक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। ये सिर्फ मैंने एक अभी ओवरव्यू दिया है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू है आपको। अब आगे हम 1 बाय 1 करके इन्हीं का डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे एक एक पॉइंट पर मैं बात करूंगा, एक भी चीज नहीं छूटने वाली है, बिल्कुल बस फोकस करके पूरी तरह से बैठे रहिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे देखिए क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब हम इसको एक प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं, है ना। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट क्या है, अ सिंबल, है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया था वहां पर, है ना, ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड कांस्टेंट। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है नियत आंकिक मान। नियत आंकिक मान का भाई मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी आप समझ लीजिए, है ना, ये यहां से लेकर के आप कोई भी गिनती की संख्या है कोई भी ले लो, वो सब क्या है, कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक लेटर है ना, इसको भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल, है ना। देखो इसमें क्या है भाई, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट का मतलब फिक्स, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, खाली बॉक्स की तरह होता है जिसमें आप जो मन में आए वो रख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है द नंबर बिफोर एन अल्फाबेट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, मतलब मैं अगर देखिए x लिखूं, आप बताओ इसके पहले क्या है, 1 है कि नहीं है। ठीक है, मैंने अगर लिखा 2x², तो बताइए x² के पहले क्या है, 2 है। तो वो यही बोल रहा है कि अगर
किसी भी अल्फाबेट यानी अक्षर के पहले कोई भी संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। एक सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो संख्या होती है इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, ठीक है। जो संख्या गुणा में होती है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल को हम और अच्छे समझते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि परिधि, सी में डिनोट कर रहा हूं, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। आप मुझे बताओ सी का मान आप कब तक नहीं निकाल सकते भाई। आप पाई का मान तो देखो जानते हो, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है, या 3.14 होता है। तो देखिए ये बात तो आप जानते हैं पाई की वैल्यू को, लेकिन आप ये बताओ आप आर जानते हो क्या, नहीं जानते हो। और सी किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मुझे आर का मान मिल जाए तो मैं सी निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। आर का मान क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि आर का मान तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है आर का मान। और आर का मान आप जितनी बार बदलेंगे उतनी बार सी का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा, ठीक है। अब आप समझ पाए होंगे कि वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो फिक्स नहीं है, जिसमें कोई भी नियत वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। यहां देखो अगर मैं पाई बोलूं तो पाई क्या है भाई, पाई कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको याद है, आप जानते हैं कि ये फिक्स है वैल्यू, इसको बदल नहीं सकते हो आप, ठीक है। ये 22/7 है, 3.14 है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है ना। और वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है, जो चीज चेंज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आर और सी क्या है, वेरिएबल्स हैं। आप ऐसे यहाँ पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला। आप यहां से समझ सकते हैं कि ए क्या है, वेरिएबल है, आर क्या है, वेरिएबल है, और पाई क्या है, पाई क्या है, कांस्टेंट है। चलिए कांस्टेंट और वेरिएबल आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे इसमें देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। मैंने इन शॉर्ट में आपको चीज़ें समझा दी थी, अब हम 1 बाई 1 करके उनका डिस्कशन करेंगे और इनसे रिलेटेड एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपको लेकर के आऊँगा। तो आप बस लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। हम बीच बीच में इसलिए बोलते रहते हैं जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप वीडियो को फॉरवर्ड कर करके टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करना है तो आप कोई भी कॉमेडी शो देखिए, कोई मूवी देख लीजिए। तो आप जब टाइम पास करें तो टाइम पास करें, जब पढ़ाई करें तो पढ़ाई करें। तो देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स, एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट along with एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। दोस्तों एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये कुछ भी है ना। अब हिंदी में देखो मैं बता देता हूं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, एक ऐसा व्यंजक होता है जो चरों एवं अचरों के साथ में जो प्लस माइनस गुणा भाग के साथ चर और अचर को मिला करके बनाया गया होता है, ठीक है। यानी जिसमें क्या क्या होता है, सिंपल समझो। देखिए ये डेफिनेशन आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, मैं आपको समझा ही से रहा हूं कि बेसिक अगर मजबूत नहीं है तो आप उसमें बिल्डिंग बहुत अच्छी नहीं बना सकते हैं। तो देखिए भाई वेरिएबल जिसमें आपको क्या दिखे, चर राशि भी दिखे, अचर राशि भी दिखे, और बीच में क्या हो, प्लस हो, माइनस हो, भाग हो या गुणा हो, कुछ भी ऐसा हो, वही क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं, 4x/y, 4x/y। देखो x भी, x क्या है भाई, वेरिएबल है, y भी क्या है, वेरिएबल है, और 4 क्या है, 4 क्या है, अचर राशि है, कांस्टेंट है ना। और ये देखो डिवाइड से इसको अलग भी किया गया है ना। सिर्फ अगर मैं 4x लिख दूं तो आप बोलोगे क्या ये व्यंजक है, बिल्कुल व्यंजक है। क्यों, क्योंकि आप देखो इसमें ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ये वेरिएबल है। आप बोलोगे चिन्ह कहाँ है, तो चिन्ह है ना, इसको आप 4x नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी व्यंजक है। तो आप बोलोगे कि x क्या है, x है क्या, है ना। तो सिर्फ अगर मैं x की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ x की बात करता हूं तो भी यहां पर क्या होगा, तो भी हम यहां पर कर सकते हैं कि भाई x क्या है, x भी वेरिएबल है ना, सॉरी x भी एक क्या है, वेरिएबल है। और बीजी व्यंजक है क्या, तो बिल्कुल है। आप बोलेंगे इसमें कांस्टेंट कहाँ है, आप मुझे बताओ भाई x के बगल में 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, गुणा का चिन्ह है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है, बीजी व्यंजक है।
एक वेरिएबल को भी आप बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, एक कांस्टेंट को भी बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, और उनसे मिल करके बने हुए किसी भी एक्सप्रेशन को आप बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए इसी चीज को यहां पर ये लिखा हुआ है, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि बीजीय व्यंजक के पद आप कैसे गिनते हो, है ना। तो आप ये याद रखना कि वो पद कैसे गिनते हैं हम, प्लस और माइनस से जो सेपरेट होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, उनको गिना जाता है। जैसे देखो ये एक्स क्यूब है ना, इसके बाद देखिए प्लस लगा है, मतलब ये पूरा एक पद है, ये एक पद है। प्लस के बाद देखिए फिर ये पूरा एक पद है, फिर से प्लस लगा हुआ है, तो ये पूरा एक पद है। मतलब गिनने में कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो आप क्या करते हो कि गुणा वाले को भी आप सोचते हो कि ये देखिए ये एक पद है, ये 2 पद है, ठीक है, ये 3 पद है, ये 4 पद है, बट ऐसा नहीं है। आपको देखिए मैं इसको फिर से बता रहा हूं, ये क्या है भाई, गुणा से अगर है तो उसको हम पद पूरा ऐसे काउंट करते हैं। ये पूरा क्या होगा, गुणा क्या करता है भाई, मर्ज कर देता है। आपको अगर यहाँ देखिए 2 गुणे 3 लिखोगे तो ये क्या है, ये सिंगल है ना, 6 है, ये तो एक ही पद कहलाएगा। तो गुणा से हम उसको अलग नहीं मानते हैं। वो गुणा क्या होता है, गुणा एक ही घर का सदस्य होता है। ठीक है, तो ये एक पद हो गया। यहाँ भी देखिए गुणा लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, एक पद हो गया। तो ये कुल मिला कितने पद हो गए, यहाँ पर 2 पद हो गए। इसमें देखिए, इसमें इसको आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक पद है, ये क्या है, ये दूसरा पद है, ठीक है, और ये क्या है, ये तीसरा पद है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पद को हम सिर्फ प्लस और माइनस से ही सेपरेट करते हैं, गुणा और भाग वाले अलग नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स वैल्यू, बहुत सिंपल समझना आप, कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स वैल्यू, वेरिएबल क्या होता है ना, जो वेरियस वैल्यू जिसमें हम रख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, यानी बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि बीजीय व्यंजक क्या है, जो वेरिएबल कांस्टेंट और प्लस माइनस गुणा भाग से मिलकर बना हो वही क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। अब हम देखते हैं कि भाई पॉलिनोमियल और बीजीय व्यंजक में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो आप देखो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, यहां से हम समझते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। इस बात को ध्यान रखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भाई x की पावर -5 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5, ये आपने लिखा है, तो ये बीजीय व्यंजक तो सब कुछ है। x मतलब वेरिएबल, कांस्टेंट और प्लस माइनस के माध्यम से जो भी आप सोच रहे हैं वो सब वेरिएबल है। ठीक है, वो सब कुछ बीजीय व्यंजक है, लेकिन क्या प्रत्येक बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल होता है, तो नहीं होता है। आपको ये देखना है कि उसकी पावर क्या होना चाहिए, उसकी पावर में नॉन नेगेटिव और इंटीजर। ठीक है, तो देखो यहां पर ये नेगेटिव पावर है, मतलब ये क्या है भाई, ये आपका एक बीजीय व्यंजक है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड बातें हैं और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, है ना, ये बात समझ में आ गई कि है तो बीजीय व्यंजक ही, लेकिन पावर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और भिन्नात्मक। जैसे मैं लिखूं x की पावर 3/4 धन 5x की पावर 2 धन 3। अगर देखिए मैंने ये लिख दिया तो आप तुरंत इसको पहचान जाएंगे कि ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, भिन्नात्मक है। तो अब आप इन शॉर्ट समझो कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, दूसरा पावर इंटीजर होना चाहिए, मतलब भिन्नात्मक घात भी नहीं होनी चाहिए। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं इसको अगर मैं ऐसे सेपरेट करूं तो देखिए पॉली प्लस नॉमियल। तो पॉली का मतलब होता है बहुत, यानी मैनी, कई, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है,
जिसमें कई पद होते हैं वही क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। टर्म्स क्या है भाई, टर्म्स वही है, वेरिएबल, कांस्टेंट, है ना, और वो साइन, जो भी अर्थमेटिक साइन प्लस माइनस गुणा भाग जो यूज करते हैं वही टर्म्स हैं, ठीक है। और एक्सपोनेंट भी टर्म में आता है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, यानी घात क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, यानी भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब और आगे देखते हैं हम। देखिए पॉलिनोमियल, फिर से वही चीज को लिखा गया है, तो इसका हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, इस बात को हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब आप देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ये बना हुआ है ना, a0 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन an एक्स की पावर n, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे x0 का कोफिशिएंट क्या है भाई, x है, ठीक है। a1 का कोफिशिएंट x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, a1 है। x की पावर 2 का कोफिशिएंट a2 है। तो ये जो कोफिशिएंट गुणांक होते हैं ये होना चाहिए क्या, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर सब कुछ है, कुछ भी हो सकता है, 5/2 हो सकता है, -3/2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर्स क्या है, सब नंबर्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके सारी नंबर्स रियल होती हैं। अब देखिए n जो है, मतलब ये जो घात में है ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो देखो आप यहां से ये जैसे लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखो, कहीं भी घात में ऋण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं घात में आपको भिन्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल है, तो इसको 2 वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है कहानी। जहां सिंगल वेरिएबल है उसको सिंगल वेरिएबल वाला, जहां 2 वेरिएबल है उसको 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें देखो आप कहीं भी घात में आपको माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं भी घात में आपको भिन्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें हर जगह देखो सिर्फ y दिया है, तो ये सिंगल वेरिएबल वाला है, ठीक है, 1 वेरिएबल वाला है। चलिए आई होप यहां तक की बातें आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं और आगे, टर्म्स इन पॉलिनोमियल, है ना। बहुपद में पद क्या क्या होते हैं, बहुपद के पद कैसे निकालेंगे। मोनोमियल, भाई मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी, क्या होता है, एक पदी, है ना, एक पद या एक पदी। जैसे देखिए मैंने लिखा x, है ना, मैंने लिख दिया 5x, ठीक है, या 8x कुछ भी, है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। क्लियर। तो ये देखो ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है ये मोनोमियल है, एक पदी है, ठीक है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये भी एक पदी है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये भी एक पदी है। क्लियर है इतनी बात। बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल जिसमें 2 पद हों, ठीक है। जैसे 3x + 5, है ना, 5y + 9, ठीक है। इसमें देखो एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, 2 पद हैं। तो जहां 2 पद होता है वो क्या कहलाता है, द्विपद कहलाता है, द्विपदी कहलाता है। और ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, 3 पद, जैसे x² + 5x + 6। आप देखो गिनो कैसे पद गिनते हैं, मैंने आपको बताया कि प्लस और माइनस से अलग अलग होंगे। तो ये देखिए 1, ये 2 और ये 3, तो ये क्या कहलाएगा, ये त्रिपद कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया त्रिपद। अब इससे ज्यादा पद में आ जाता है क्या, बहुत सारे पद, यानी बहुपद, ठीक है। यहां तक की बात आपको क्लियर है। अब देखते हैं आगे, भाई जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, शून्य बहुपद, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू को ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, 5 - 8/3, ठीक है। और ये जैसे पाई, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं, यानी ये अचर बहुपद की कैटेगरी में आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब और आगे क्या है इसमें, अब आपको पहचानना है विच इज पॉलिनोमियल। दोस्तों बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया कि निम्न में से बहुपद कौन सा है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, आप ट्रस्ट मानो। अब देखिए कौन सा बहुपद है, तो देखो आप ध्यान से देखो इसको, है ना। पहले वाले को देखिए, ध्यान से देखते हैं। आपको देखते ही पता चल गया कि इसमें y की घात में माइनस है, तो ये बहुपद है क्या, नहीं है। दूसरी बात ये बताओ √x, है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो √x, तो भाई √x को आप क्या लिख सकते हो, आप √x को x की घात 1/2 लिख सकते हो। तो मैंने 2 बातें बोली,
कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो घात ऋणात्मक भी है, भिन्नात्मक भी है ना। तो हमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपने जैसे ही देखा ना कि ऊपर क्या है, माइनस है, मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर आपने देख लिया कि ऋण चिन्ह आपको मिल गया ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। अब इसमें देखो ये पॉलिनोमियल है क्या, तो बिल्कुल है ना। आप देखो कहीं भी वेरिएबल की घात ऋणात्मक है, नहीं है। कहीं भी वेरिएबल की घात में भिन्न है, नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि √2 लिखा है तो क्या है, तो भाई √2 क्या है, 2 की घात 1/2 है, लेकिन 2 वेरिएबल है क्या, वेरिएबल है ही नहीं है। और हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें सिर्फ देखना है वेरिएबल की घात। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि वेरिएबल की घात ना तो माइनस है और ना ही भिन्नात्मक है। इसका मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें देखिए यहां पर कहीं भी आपको घात भिन्न दिख रही है, नहीं। कहीं भी आपको घात में ऋण दिख रहा है, नहीं। लेकिन है, ऋण है। आप देखो यहां पर 1/x का मतलब क्या होता है, 1/x का मतलब होता है x की घात में -1 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, 1/x का मतलब क्या होता है, x की घात में -1। तो आप एक बात और समझ लीजिए कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक को वेरिएबल से विभाजित कर दिया जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। मतलब देखो बटे में x आ गया तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। राइट। अब इसमें देखो, इसमें कहीं भी घात में ऋण है, नहीं है। कहीं भी घात में भिन्न है, नहीं है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए कहीं भी घात में ऋण है, नहीं है। कहीं भी भिन्न है, नहीं है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ये √x की बात करूं तो भाई √x क्या है, x की घात में 1/2। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए, हमने जितना पढ़ा, बहुत मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आए, बहुत मज़ा आ रहा होगा और बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, आप बस पढ़ते रहिए। चलिए और आगे देखते हैं हम। अब हमें ज्ञात करना है, टू यहाँ से क्या निकालना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि बहुपद को हमेशा ये ऐसे डिनोट किया जाता है, जैसे p ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x, ठीक है, p ऑफ y, या जैसे ये f ऑफ y, है ना, z, कुछ भी। इसका मतलब होता है कि कौन से वेरिएबल में बहुपद है, ये x में। ठीक है, ये कौन से वेरिएबल में बहुपद है, x में। ये कौन से वेरिएबल में बहुपद है, y में। ये कौन से वेरिएबल में बहुपद है, y में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया p x, y, इसका मतलब होता है कि ये बहुपद है, लेकिन कितने वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का। वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। तो अब आप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर 5x³ - 2x² + 3x - 2 एट x = 1। बहुत छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं करना है आपको। करना क्या भाई, x बराबर 1 रखना है। तो देखो आप हर जगह जहां जहां x दिख रहा है आप 1 रख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा देखिए p1 बराबर, आप देखो यहाँ पर 5 × 1 की पावर कितना, 3 - 2 × 1 की पावर 2 प्लस कितना, प्लस 3 × क्या 1 और माइनस क्या 2। यही आपको मान निकालना है। तो देखो 5 × 1 कितना होगा, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होता है, कितना आएगा 5, माइनस 2 × 1 2, प्लस 3 × 1 3, माइनस कितना 2। तो 5 3 8 में से 4 गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला कि बहुत छोटी छोटी चीजें हम क्लियर करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का एक और। तो ये देखिए बहुत आसान है। अब आप तुरंत क्या करेंगे भाई, t की जगह p2 बोला है ना, p2 का मान निकालो। देखो यहाँ क्या है, t, और t की जगह यहाँ 2 है, मतलब t की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है। देखिए 2 रखेंगे तो p2 बराबर क्या आएगा, 2 प्लस t का मान कितना है, 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3 बराबर, देखो कितना हो गया। इसको मैं जोड़ देता हूँ, ये 2 2 4, धन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये देखिए कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, 4। क्लियर है कहानी यहाँ तक की। ठीक है, इसी तरह का देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको सॉल्व करिए। आप क्या है, y की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो y की जगह 2 रख दीजिए। तो भाई q × 2 बराबर 3 × y की जगह 2 रखेंगे,
स्क्वायर माइनस, बताओ मैं y की जगह डायरेक्ट रख रहा हूँ, y 4 इंटू 2 यानी 8, और 8 रूट कितना 11, और प्लस में क्या दिया है 8 रूट 11। तो देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया है ना, और ये 2 की पावर में है तो 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, यही क्या है आपका आंसर है। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान है पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, ये चीज़ें आपने कभी कहीं नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है ना, और कभी भी पूछी जा सकती है, क्योंकि चीज़ें क्या है कि चेंज होते रहते हैं, पैटर्न चेंज होता रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अब आपके बीच में, और इससे मैं आपको क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी में सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लग जाता है, 3 मिनट लग जाता है, वो डिग्री से आप कैसे कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब होता है कोटि, ठीक है, बहुपद की कोटि क्या है ना। चलिए, तो पॉलिनोमियल्स डिग्री इज द हाइजेस्ट और द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, इस बात को ध्यान रखो कि अधिकतम घात, किसकी अधिकतम घात, चर राशि की। डिग्री किसे कहते हैं, चर राशि की, किसी भी बहुपद के में चर राशि की अधिकतम घात को ही कोटि कहा जाता है, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहां पर आपसे पूछूं, ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले देख लो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हाँ है, आप बताओ इसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या है 4, तो डिग्री क्या हो गई 4। दूसरे वाले में बताइए चर राशि की अधिकतम घात क्या है, देखो आप ध्यान से देखो कितना है 8, तो क्या हो गया 8। इसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या है, ध्यान से देखिए कितना है 9, तो इसमें डिग्री क्या हो गई 9। क्लियर, बहुत आसान है डिग्री, लेकिन इसके क्वेश्चन आप देखना कैसे मैजिक के तरीके सॉल्व होंगे। 9 में कितना डिग्री है, तो आप बोलोगे कि 9 में डिग्री कहाँ से निकालें, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं, तो देखो आप वेरिएबल है ना, क्योंकि मैं इसको 9 इंटू 1 लिख सकता हूँ, है ना, और 9 इंटू 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो भाई x की पावर 0 मतलब यहाँ पर वेरिएबल की अधिकतम घात क्या है 0, तो डिग्री क्या हो गई 0। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हम लास्ट वाले को और अच्छे समझते हैं थोड़ा सा, ये क्या है 0, इसकी डिग्री बताना है। तो 0 आप बोलोगे कि सर हम इसको भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू 1, तो 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो डिग्री क्या होगी 0। लेकिन ये बात यहाँ पर क्या है गलत है, क्योंकि आप मुझे बताओ क्या 0 को मैं गुणे 5 नहीं लिख सकता, 0 गुणे में 10 लाख लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 0 इसमें डिग्री नहीं होती है, ठीक है, 0 पॉलिनोमियल या शून्य में कोई भी डिग्री नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम, इससे और इंटरेस्टिंग चीजें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले बहुपद में कोटि कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए डिग्री ऑफ ईच टर्म इन पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स इज द sum of the exponents in each term and the degree of the polynomial is the largest sum। मतलब ये हुआ कि देखो 2 वेरिएबल वाले बहुपद में जो भी चर राशि होगी उनकी घातों का क्या करना है, योग करना है। ध्यान से सुनना, उनकी घातों को क्या करना है, योग करना है, और उनमें से जो सबसे अधिक योग होगा, सबसे ज्यादा वाला योग होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, वही आपका हो जाएगा डिग्री, है ना। जैसे देखो इसमें कितना है 3, और कितना घात है 2, इसको जोड़ दीजिए कितना हुआ भाई 5, है ना। इसमें आप बताओ कितनी घात है 5, और कितनी है 1, है ना, तो ये कितना हो गया 5 1 6। इसमें कितना है 4 प्लस 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया 7। इसमें कितनी घात है, तो आप बोलेंगे 1 धन 1 कितना हो गया 2, ठीक है। अब आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा योग कौन सा है, सबसे ज्यादा योग है 7, तो यही क्या है, यही डिग्री है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि वेरिएबल्स यानी चर राशियों के घातों का योग करना है, और जो सबसे अधिक योग होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है आगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, यहाँ आपको डिग्री निकालना है ना। तो देखिए बताओ इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें अधिकतम योग निकालो भाई। यहां पर योग कितना है 2 1 3, यहां पर कितना है 12 3 15, यहां पर तो 2 ही है, यहां कितना है 1, तो आपकी डिग्री कितनी हो गई भाई 15 हो गई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए इधर यहां पर कितना है 4, यहां कितना है 5, यहां कितना होगा 2 1 3, तो अधिकतम कितना हो गया 5, तो डिग्री क्या हो गई 5। इसमें देखिए
इसमें कितना है योग, 4 2 6, इसमें कितना है योग, 4 3 7, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 4, तो योग देखिए अधिकतम 7, तो डिग्री क्या हो गई 7। यहाँ पर देखिए कितना है 14, यहाँ 3, यहाँ कितना एक घात है, यहाँ एक घात है, तो आप देखो डिग्री कितना हो गई 14। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि दो वेरिएबल में डिग्री का मतलब क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल इन वेरियस डिग्रीज, है ना, मतलब आपको बताना है कि जैसे आप जानते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, तो रेखीय बहुपद मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या हो, एक होती है, उसे क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। आप इसमें बताओ डिग्री कितनी है, x की पावर 1 है, मतलब एक डिग्री है। डिग्री अगर एक है तो वो लीनियर यानी रेखीय बहुपद कहलाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री जिसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग या द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, वर्ग या द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्लियर। अब यहां देखो जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 3 हो, है ना, उसे त्रिघाती या घन बहुपद कहा जाता है। क्लियर। और जिसकी डिग्री 4 होती है, तो आप देखो यहां योग करिए कितना हुआ 4, इधर योग करिए कितना हुआ 4, इधर कितना हुआ 3, इधर कितना हुआ 2, तो आप देख रहे हैं कि अधिकतम योग कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 4। और अगर इसकी डिग्री 4 है मतलब ये क्या है, चतुर्थ घाती बहुपद है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, चतुर्थ घाती बहुपद। यहीं से हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्लास जब भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, रेखीय समीकरण बनता है यहीं से। अभी देखो मैंने समीकरण की बात नहीं किया, समीकरण क्या होता है उस चीज को हम जानेंगे। अभी हम सिर्फ क्या क्या देखे हैं, अभी हमने देखा है कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, है ना। अभी हम पॉलिनोमियल से आगे नहीं गए हैं। अभी हम जब समीकरण बनाएंगे तो फिर समीकरण में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपके आने वाले हैं। और आगे देखिए होमोजीनियस पॉलिनोमियल क्या होता है। होमोजीनियस पॉलिनोमियल बहुत सिंपल सी बात है। अ होमोजीनियस पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हुज नॉन जीरो टर्म्स ऑल हैव द सेम डिग्री। मतलब ये होता है कि इसके जितने भी टर्म्स हों, अब देखिए टर्म्स तो आप समझने लगे हैं कि प्लस और माइनस से जिसको हम सेपरेट करते हैं वही टर्म्स होते हैं, वही पद होते हैं। देखो जैसे एक पद, 2 पद, 3 पद, कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो अब देखो इसमें कितनी घात है, इसमें कितनी घात है, डिग्री कितनी है इस पद की, एक एक पद की डिग्री देखो कितनी है 5, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इनका योग करेंगे 3 2 5, तो देख रहे हैं यहां भी कितना 5, यहां डिग्री कितनी है 5, 4 1 5। यानी होमोजीनियस का मतलब होता है समघातीय बहुपद, और समघातीय बहुपद का मतलब यह हुआ कि अगर प्रत्येक पद की घात समान हो, प्रत्येक पद में प्रत्येक पद की डिग्री समान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं समघाती बहुपद। देखो यहां हर जगह क्या है, समान समान है। क्लियर है। लेकिन आप दूसरे को देखो, इसमें यहां पर कितना है, यहां 3 डिग्री है ना, दूसरे में कितना है, यहां भी 3 डिग्री है, लेकिन यहां देखो यहां 7 डिग्री है। तो यहां देखो सभी पदों का जो, सभी पदों की जो घात है वो अलग अलग है, यानी जो सभी पदों की डिग्री है वो अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, ये समघाती बहुपद नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन, होमोजीनियस का मतलब होता है जैसे ए बी सी डी ऐसे लिखा हो, है ना। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर हर जगह होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। होमोजीनियस का मतलब होता है, ठीक है, समजाती या समघाती बहुपद। ठीक है, मतलब घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए इसमें ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं बात करूं, ए प्लस बी प्लस सी में हर जगह घात 1 है, तो डिग्री कितनी हुई 1, है ना। और इसमें देखिए 2 वेरिएबल हैं ए बी बी सी सी ए, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की घातों को जोड़ देते हैं, तो 1 धन 1 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। यहाँ पर देखिए घात कितना है, हर जगह 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। यहाँ पर देखिए हर जगह क्या है, घात, है ना 2 है, लेकिन आप ध्यान रखना एक गुणा में है, तो गुणा में क्या करेंगे, 1 2 3 वेरिएबल हैं, तो तीनों वेरिएबल की घातों को जोड़ेंगे तो 2 धन 2 धन 2, यानी कितना हो गया 6। ठीक है, यहाँ पर भी देखो गुणा में है तो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, हर वेरिएबल की घात को जोड़ते हैं, 3 2 5 1 6, तो डिग्री कितनी हो गई 6। चलिए और आगे देखते हैं इसी तरह से कैसे डिग्री निकालेंगे होमोजीनियस के लिए। यहां पर देखो हर जगह 2 घात है, तो डिग्री कितनी हो गई 2। यहां देखिए हर जगह 3 घात है, तो डिग्री कितनी हो गई 3। यहां थोड़ा सा यहां आप ध्यान से देखना, ठीक है, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो पहले मैं अंश की डिग्री निकाल रहा हूं, तो कितना आएगा भाई 2 आएगा।
फिर मैं हर की डिग्री निकालूं, कितना आया, 1 आएगा। एक बात यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अंश की डिग्री में से हर की डिग्री को घटाना है, तो आपको फाइनल डिग्री मिलेगी। देखिए 2 में से हमने 1 घटाया तो फाइनल डिग्री क्या मिली, 1 मिल गई। यहाँ देखिए अंश में कितनी डिग्री है, 3, और हर में कितनी डिग्री है, 2। ठीक है, तो आप बताओ 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक। अब यहाँ देखो अंश में कितनी डिग्री है, 2, और हर में भी कितनी है, 2 वेरिएबल है, तो 1 धन 1 यानी 2, और 2 माइनस 2 कितना, तो यहाँ डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। इसको आप बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और देखिए हम इसका यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन है ना, कुछ और भी ये दिया हुआ है। जैसे तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या होगा, हर जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो मैं इसको आपको लिख करके बताता हूँ। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताओ यहाँ कितनी डिग्री है, 2, यहाँ कितनी डिग्री है, 2, यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो देखो 2 वेरिएबल है, घात 1 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। हर जगह देखिए 2 2 है, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई, 2। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप इसको ब्रेक करके सीखिएगा तो उसकी भी डिग्री क्या होगी, 2। a प्लस बी का होल क्यूब आप ब्रेक करना और देखना उसकी डिग्री क्या होगी, 3। इसी तरह a माइनस बी के होल क्यूब की डिग्री क्या होगी, 3। और a माइनस बी में आपको क्लियर दिख रहा है कि डिग्री कितनी है, 1 है। चलिए यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब आगे और हम देखते हैं क्या है, इनकी डिग्री निकाली, ये भी होमोजीनियस है ना। देखो a की डिग्री क्या है भाई, 1, और b माइनस सी के होल स्क्वायर की डिग्री क्या है, 2, मतलब 2 1 3, ऊपर डिग्री क्या हो गई, 3, और नीचे इसकी डिग्री क्या है, 1, और इसकी क्या है, 1, तो 1 1 2 है ना। 3 में से हम 2 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी डिग्री, 1 है ना। इसमें देखिए b की डिग्री 1 और इसकी डिग्री क्या है, 2, a माइनस बी कितना, 1, और b माइनस सी की डिग्री क्या, 1, तो 2 1 3/2, तो डिग्री क्या आ गई यहाँ पर, 1। इसी तरह से ये देखो आप c की डिग्री क्या है भाई, 1, और ये a माइनस बी का ये 2, b माइनस सी कितना, 1, c माइनस a कितना, 1, तो ये 3 माइनस 2 किया तो 1। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए बता दिया है कि बहुत सिंपल बातें हैं जिनको आप पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए और आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब देखिए डिग्री बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, डिग्री बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं है ना। यही क्वेश्चन को मैं आपको जब आगे हम पढ़ लेंगे तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा है ना, और भी कुछ मेथड्स हैं उनसे बताऊंगा। आज हम इसको डिग्री सॉल्व करेंगे, देखो कितना आसानी से आप कर पाओगे है ना, बहुत ही मजा आ जाएगा। अब देखो ऊपर की घात में हर जगह एक जैसा होना चाहिए, होमोजीनियस है, होमोजीनियस होना चाहिए, समघाती। ऊपर देखो हर जगह a की घात कितना है भाई, 1, और इसमें b माइनस सी का कितना है, 2। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह ऊपर 3 घात है, कितनी है, 3 घात है, और यानी ऊपर की डिग्री कितनी है, 3। ठीक है, ऊपर की डिग्री क्या है, 3, और नीचे की डिग्री देखो आप कितना है भाई, 2 है कि नहीं है। अभी अभी मैंने समझाया कैसे निकालते हैं, इनका हमने अभी निकाला भी है। तो ये देखो 2, और 3 में से 2 घटाया तो 1। अब आप ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन की डिग्री 1 है तो आंसर की भी डिग्री 1 होगी। तो आप ऑप्शन देखो, ठीक है, ये देखिए आप पहले ऑप्शन में डिग्री कितनी मिली, 1 है ना, दूसरे ऑप्शन में डिग्री कितनी मिली, 0, तीसरे ऑप्शन में डिग्री कितनी मिली, 3, चौथे इसमें कितनी मिली, 2। यानी आपका आंसर कौन सा होगा, जिसकी डिग्री 1 है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए नंबर। देखो आप सेकंड्स में क्वेश्चंस हो पा रहे हैं है ना। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए हम इसको देखिए क्या करते हैं। अब फिर से डिग्री निकालेंगे। देखो ऊपर की डिग्री हर जगह ध्यान से देखो आप है ना। अब आप डिग्री समझ गए होंगे, इसमें 3 और 1 4, तो हर जगह देखो ऊपर की डिग्री क्या है, 4। नीचे इसमें भाई क्या है, 1, इसमें 1, तो नीचे की डिग्री क्या हो गई, 2। तो 4 माइनस 2 किया तो डिग्री कितनी आई, 2। अब आप बताओ अगर क्वेश्चन की डिग्री 2 है तो आंसर की भी डिग्री कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें देखिए इस ऑप्शन में ए बी सी, तो 1 धन 1 धन 1 यानी 3, डिग्री कितनी हुई, 3। ए धन बी धन सी, डिग्री कितनी हुई, 1 है ना। ए बी धन बी सी धन सी, ए डिग्री कितनी हुई, 2, और ये देखिए डिग्री क्या हो गई, 0 है ना। तो हमें सब चेक करना है, कई बार 2 ऑप्शन भी मैच कर जाते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा कि उसको हम कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह का एक और हम क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए इसमें आपको दिया है, ये देखो यहाँ डिग्री कितनी है, 3 है ना, और यहाँ डिग्री कितनी है, 3 3 6, यहाँ कितनी है, 3 3 6, यहाँ कितनी है, 3 3 6। तो आप बोलेंगे होमोजीनियस नहीं है, तो होमोजीनियस है। ये देखो क्या है, BC का होल क्यूब, मतलब BC की पावर में क्या होगा, 3 होगा। तो बताओ B की डिग्री 1 और ये C की डिग्री 1, तो 1 धन 1 कितना हो गया, 2, और 2 3 6, तो इसकी भी डिग्री क्या है, इसकी भी डिग्री 6 है ना। तो यहाँ पर देखो डिग्री क्या है,
6। अब क्या होना चाहिए, आंसर में भी डिग्री 6 होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, ए बी सी यहाँ पर है, तो ए बी सी में डिग्री कितनी, 1 धन 1 धन 1 3 हो गई, और यहाँ इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, यानी 3 ये मिला के डिग्री क्या हो गई 6, और जिसकी डिग्री 6 है वही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आप आगे चेक कर लीजिए। तो इसमें क्या है, देखिए डिग्री 3 है, और इसमें क्या है, डिग्री 3 है, इसमें क्या है, डिग्री 3 है। ठीक है, और देखते हैं हम एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, आगे हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे, बेसिक से ही बताऊंगा। आप देखो इसमें ऊपर की डिग्री क्या है, m है कि नहीं है ना, बटे नीचे की डिग्री क्या है, आप ध्यान से देखो -m है कि नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऊपर की डिग्री में से नीचे वाली घटाते हैं, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। कितना है ये, 2m, मतलब आंसर की डिग्री में भी क्या होना चाहिए, 2m होना कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको देखो, इसकी डिग्री कितनी होगी, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू 4 है, तो 4 है ना, तो 4 गुणे m कितनी डिग्री आएगी, 4m। ठीक है, यहाँ भी देखो 4 है, तो 4 और गुणे, ये देखो 4 गुणे m/2, m/2 करेंगे तो 2 2 जब 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2m डिग्री मिल रही, मतलब यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। आई होप डिग्री से आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, और इसमें क्या करना है। इसमें देखिए डिग्री क्या है, 3, इसमें डिग्री क्या है, 3, इसमें डिग्री क्या है, 3, और इसमें डिग्री क्या है, 3। तो हर जगह आपको 3 डिग्री मिल रही है। अब आंसर हमारा वो होगा जहां डिग्री 3 होगी। इसमें देखिए डिग्री क्या है, 1, इसमें देखिए डिग्री क्या है, 3, इसमें देखिए डिग्री क्या है, 3, और इसमें देखिए डिग्री क्या है, 0। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 ऐसे ऑप्शन मिल गए हैं जहां पर डिग्री क्या है, 3 है। तो हमें फिर क्या करना है, होमोजीनियस के केस में हमें रखना है क्या, x बराबर y बराबर z। ठीक है, ये आपको रखना है, x बराबर y बराबर z आपको रखना है, आपको इससे आंसर मिल जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ तीनों बराबर रख देता हूँ, है ना, तो इसको अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 3x क्यूब, है ना, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x क्यूब। यहाँ से अगर हम रखते हैं, देखिए तो 2x में से x गया तो ये x क्यूब। ठीक है, यहाँ से आप देखो ये क्या मिला था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मिला था आपको 3x क्यूब माइनस, ये देखो 2x हो जाएगा, 2x में से एक x घट जाएगा तो x क्यूब माइनस, ये भी ये क्या हो जाएगा, ये भी x क्यूब माइनस, ये 2x में से घट जाएगा तो ये भी क्या, x क्यूब। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से ये क्या हो गया, 3x क्यूब, और ये भी 3x क्यूब, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा, ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें से हमें इसकी जो वैल्यू निकालना है, तो ये 24xyz है ना, और ये 12xyz। अगर मैं यहाँ पर xyz को x रख देता हूँ तो 12x क्यूब हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 24x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पर जब हम रखेंगे 3x आएगा, 3x, तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, कितना होगा, ये होगा 27x क्यूब, और ये 3x क्यूब। तो हमारा आंसर देखिए कितना आएगा, 24x क्यूब, और 24 आपको कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ठीक है, एक बार आप यहाँ पर पुट करके xyz की जगह रखिएगा, तो 3x की घात 3, तो कितना हो जाएगा, 3x। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, बराबर क्यों करते हैं, वो हम लॉजिकल कंसेप्ट जब सीखेंगे तो हम वहां पर इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए और आगे क्या है, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बहुपद क्या होता है, और बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिग्री क्या होती है, डिग्री पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। अगली क्लास में आपके क्या क्या आने वाला है, अगली क्लास में आएगा एलसीएम और एचसीएफ, यानी लघुत्तम महत्तम किसका, पॉलिनोमियल का, बहुपद का। रिमाइंडर थ्योरम आएगी, है ना, शेषफल प्रमेय कहाँ पर, पॉलिनोमियल में। फैक्टर क्या है, फैक्टर थ्योरम, है ना, ये भी गुणनखंड प्रमेय है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आता है। रिमाइंडर थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जैसे ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आएगा तो इक्वेशन जनरेट होगा, और इक्वेशन क्या होता है आप जानते हैं। जैसे इक्वेशन आएगा तो आप रेखीय समीकरण, ठीक है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्यूबिक इक्वेशन आएगा, और यहाँ पर आप जानते हैं कि रूट्स पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी अगली क्लास इन्हीं पर बेस्ड होगी, है ना। तो चलिए, आई होप कि आपने बहुत अच्छे सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत मज़ा आया होगा।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। कहीं अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके से अभी स्टार्टअप लिया है तो कुछ प्रॉब्लम्स जा सकती हैं, है ना। तो आप उन सारी चीज़ों को कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर आपको और इतना सुधार ये करने की ज़रूरत है, इस तरह से आप ये कर दीजिए। तो आप सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका दिल करे मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दिए होंगे। आप शेयर करिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करिए, जिससे मेरी ये मेहनत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जितने लोग मेरे से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये इस पूरी सीरीज को चला पाऊंगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।